हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं ओमवीर जीदड़ और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने सीख लिया था बियो-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन पार्ट हम स्टडी कर रहे थे। उस एप्लीकेशन पार्ट में भी हमने सीखा था कि किस तरह से हम उस सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। फिर हमने सीखा था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर हो, उससे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इन सब के स्पेशल केसेस सीखे थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आप अगर समझ लेते हैं तो लगभग एप्लीकेशन पार्ट पूरा हो जाता है बियो-सावर्ट्स का। राइट, क्या है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे पास पेन कॉपी निकाल लें आप लोग प्लीज और लिखना पढ़ना स्टार्ट करें, है ना। तो स्टार्ट करता हूं मैं। बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। हमारे पास ये एक करंट कैरिंग लूप है, उसने कहा, और उसके साथ साथ ये भी बोला कि इसका एक रेडियस दिया हुआ है जिसको आर नहीं बोला, उसने कहा कि उसका रेडियस ए है। ठीक है भाई, ध्यान से समझ रहे ना, बहुत चीज़ें आसान है, केवल आपको ध्यान देने की जरूरत है। और कहा कि इससे एक्स डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से, इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। राइट, तो हम किस तरीके से कैलकुलेशन करें। अच्छा, पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, ये एग्जैक्ट कहानी है जो यहां पर बनी हुई है। कैसे? ये अपने पास क्या है, ये अपने पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अब इसमें जो आई करंट फ्लो हो रहा है उसका जो बेसिकली इस लूप का जो रेडियस है वो क्या है, ए। ये वाला आपका डिस्टेंस ए। फिर वो कहता है आपसे कि इससे एक्स डिस्टेंस दूर, ये आपका डिस्टेंस है एक्स, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर इस पूरे गोले ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यहां पर तब बियो-सावर्ट्स लॉ लगाएंगे। तो बियो-सावर्ट्स लॉ होता क्या है, तो वो होता है कि आप पहले किसी भी कंडक्टर के छोटे छोटे टुकड़े करिए, डीएल, फिर उनसे उन छोटे डीएल टुकड़ों से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और फिर सारी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दीजिए, तो आप क्या निकाल पाएंगे, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो तरीका है, इसमें हम लोग यूज किया करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से एक लूप है तो हमने इसको एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े से पॉइंट P कितना दूर है, तो हमने कहा ये पॉइंट वहां से r डिस्टेंस दूर है। तो इस टुकड़े ने यहां पर कितना फील्ड बनाया होगा और किधर फील्ड बनाया होगा, तो देखिए वो चीज को मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा dl लिया। मान लीजिए ये छोटा सा टुकड़ा आपका dl है। इस dl में करंट फ्लो हो रहा था, राइट हैंड हमें यूज करना है डायरेक्शन के लिए भी। उसमें करंट फ्लो हो रहा था मान लीजिए इस तरफ, तो मैंने अंगूठा क्या रखा, इस तरफ। ये क्या मेरा R, और फिर इससे परपेंडिकुलर क्या, तो आंसर है इससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये आपका डीएल में करंट फ्लो है अंगूठा, ये फिर ऐसे मैं हाथ करूंगा पाम, तो ये क्या आपका R, और R से फिर परपेंडिकुलर क्या, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऐसे बना हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको पूरा का पूरा ये दिखाता हूं। ये इस तरीके से गोला, इससे हमने डीएल डिस्टेंस से R डिस्टेंस दूर, डीएल बेसिकली करंट एलिमेंट से, फिर बोले उसको हम लोग एक छोटे आईडीएल से R डिस्टेंस दूर पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर तरफ बनेगा, यानी कि इससे परपेंडिकुलर। देखिए मैं डायग्राम में बनाता हूं, समझते हैं हम इसको। ओके, तो यहां से ऐसे हमने R से एक परपेंडिकुलर ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसका नाम हम देते हैं छोटा मैग्नेटिक फील्ड dB, क्योंकि यहां पर हमने छोटा एक करंट एलिमेंट लिया था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां से भी हमने क्या किया, दोनों तरफ से ले लेते हैं। दोनों तरफ से, इस तरफ से हमने एक छोटा सा dl लिया और वहां से मैग्नेटिक फील्ड बनवाया। वो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे परपेंडिकुलर बना इससे। यहां पर भी dl था तो यहां भी क्या आया, dB। अब अगर हम आपसे बात करें तो ये जो dl है, पूरे dl ने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाए होंगे। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ना तो वो अलोंग है और ना ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है। ये किसी एंगल थीटा पर है, इसके साथ हमने कोई भी एक एंगल थीटा एज्यूम कर लिया। अब ये थीटा पर हमने अगर इसका अजम्पशन किया तो यहां पर ये इधर की तरफ इसका कौन सा कॉम्पोनेंट आया, dB का, तो आंसर है dB cos थीटा। राइट, आपको मे भी दिखाई दे रहा होगा, dB cos थीटा। हाँ, और ये ऊपर तरफ कौन सा है यहाँ पे, dB sin थीटा। ठीक है भाई, सिमिलर केस यहां भी dB cos थीटा एंड dB sin थीटा के इसके कंपोनेंट्स बने। ये बातें आपको समझ आ रही हैं। इससे हमने यहां पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड dB क्यों आया था, ये भी मैंने आपको बताया अभी डायग्राम में।
राइट, डीबी, और उसके दो कंपोनेंट कौन से, थीटा वाला डीबी कॉस थीटा और विदाउट थीटा वाला कौन, डीबी साइन थीटा। ऐसे हमने इस डीबी के भी दो कंपोनेंट किए। अब यहां से ये डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा हट गया, क्या बचता है आपके पास, टोटल जो इस पूरे रिंग की वजह से, पूरे सर्कल की वजह से जो यहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डीबी कॉस थीटा का समीशन, यानी कि क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अप्लाई करना सिखा दूं कि हमारा बियो-सैवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। तो उसका फॉर्मूला था डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों इस पर्टिकुलर केस में थीटा की वैल्यू क्या है, कौन सा थीटा, ये जो इसके साथ डीएल और आई के बीच बनने वाला एंगल थीटा है उसकी वैल्यू मैं पूछ रहा हूं आपसे। इस थीटा को अभी के लिए भूल जाइए। तो हम चेक करते हैं, आप समझ रहे होंगे ये वाली वैल्यू है, इसमें देखते हैं किस किस के बीच चेक करनी है हमें थीटा की वैल्यू, डीएल और आई के बीच। कौन है डीएल, आंसर है ये डीएल नहीं, आर और सॉरी मुझे यहाँ पे आर लिखना चाहिए ताकि हम डीएल और आर के बीच चेक कर पाएं। तो ये आपका क्या है डीएल और ये आपका क्या है आर। तो आपको लग रहा होगा इसके साथ एंगल आप निकाल रहे होंगे ये वाला कि कुछ तो एंगल है, 90 तो नहीं है, लेकिन वो एंगल हमेशा 90 होता है। कैसे होता है 90, क्योंकि डीएल तो ऐसे है भाई, डीएल तो यहाँ से छोटा टुकड़ा मैं डीएल तो ऐसे लूंगा और उससे आर कैसे लूंगा मैं ऐसे, राइट। ये मेरी दोनों उंगलियां, ये उंगली डीएल है, ये वाली उंगली आर है, तो ये दोनों उंगली कैसी हैं, परपेंडिकुलर। और आप इसको कहीं भी घुमा लीजिए, इधर 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 कहीं भी, यहाँ पे हमेशा इस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 रहेगी। ये थीटा किसके बीच में एंगल है, ये इस आर जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी की, और डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है 90। और अगर ये एंगल 90 है तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो गया 1, साइन 90 1। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये बचा। लेकिन हम यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां से बनता है वो बना भाई साहब डीबी का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, या मुझे यहां पे लिख देना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा। दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड दैट डीबी कॉस थीटा। अगर हम निकालना चाहे तो हम क्या निकालेंगे, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे, पहले हम डीबी की वैल्यू पुट करते हैं। डीबी की वैल्यू क्या है, ये रही, लिखता हूं मैं यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये है वो आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन, क्लॉज इंटीग्रेशन, ऑलराइट, क्लॉज इंटीग्रेशन। अब यहां पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब ये थीटा कौन सा है, ये वाला थीटा है। तो अब इससे कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, चलिए मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये एंगल थीटा है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ये टोटल एंगल 90 है, हाँ। ये बचा हुआ एंगल कितना आया 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 है, हाँ, क्योंकि ये इससे ऐसे बनाया गया था ना, राइट हैंड से ऐसे जाके ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये 90 है और ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना आया थीटा, क्योंकि टोटल 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या है थीटा। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस थीटा। फिर से, क्योंकि अब क्या है, अब ये 90 है इसके साथ, ये यदि ये 90 में ये वाला पार्ट थीटा, तो ये बचा हुआ क्या है 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो इनके बीच का एंगल ये कितना हुआ थीटा। समझ गए ना मैं थीटा को कैसे लेके आया हूं, यहां से थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर ये 90 और ये थीटा, राइट। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस थीटा क्या होता है, अपना पंडित बद्री प्रसाद वाला चेक करो, बेस अपॉन ये हाइपोटेन्यूज h। तो इस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई, और इस आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैंने क्या किया, इस आर स्क्वायर को क्या लिख लिया, ये तो आर स्क्वायर, ये तो वो कट जाएगा, रूट क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो बेस तो ये हुआ, क्योंकि थीटा और 90 इस वाली साइड बना हुआ है, तो बेस कितना आपका ए अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर के रूट यानी पावर हाफ। क्लियर है वाली बात यहाँ से? साथ में कौन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको बाहर ले लीजिए भाई। कौन कौन कांस्टेंट क्वांटिटी है? म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डीएल का होगा इंटीग्रेशन। भाई डीएल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। देखिए क्या आता है, अब कुछ नहीं, अब सिंपल मैथमेटिक्स बचा इसमें। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2 और ये डीएल यानी कि इस पूरे को जोड़ देंगे तो क्या है, इसकी सर्कमफ्रेंस कितना आया 2 पाई ए, यहाँ पर है एक और ए इसके साथ भी आया तो क्या ए स्क्वायर, राइट। ये वाला आपका रिजल्ट बनता है इंटीग्रेशन के बाद। अच्छा इसको अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ तो देखो कैसे, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और सिंपलीफाई करके लिखता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 ऐसी पाई स्क्वायर क्या है, पाई स्क्वायर इसका एरिया है, पाई स्क्वायर इसका एरिया आया। अगर एरिया पाई स्क्वायर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू नॉट आई मैं इसके साथ रख लेता हूँ, आई यहाँ पर रख लिया मैंने, 2 पाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा अगर हम एक काम और कर लें यार, एक बात और भी सोचिए आप लोग, अगर ये जो पूरा गोला बना हुआ है ये एक ही टर्न ना होकर के n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगी n नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे, म्यू नॉट 2NIA अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड B। ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें, आप एक बारी क्या करो, ये पूरा लिख लो, फिर मैं इसमें से कुछ पार्ट हटा के आगे की कहानी स्टार्ट करूंगा। राइट डाउन। ओके देखो जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में मैं आपको बता दूं जो NIA है, ये जो यहाँ पर NIA है, इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कह देते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M कह देते हैं। आप सवाल करेंगे क्यों भाई आपने NIA को ऐसा क्यों बोल दिया, किस बेसिस पर आपने कमिटमेंट की, मैं आपको समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ। हमने सीखा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल है, उस डायपोल से एक्स डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है, डायपोल का एक्सियल लाइन, तो बताइए उस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था E = 2P/r3, आपको याद हो तो, यानी कि 1/4πε0 2P/r3 वेयर P इज व्हाट, P इज द डायपोल मोमेंट। सिमिलर केसेस की बात करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, μ0/4π। अगर मैं A यानी कि इस x को बहुत बड़ा मान लूँ तो A क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट, तो A नेगलेक्ट तो x स्क्वायर यानी कि x की कितनी भाई पावर 3, x³ आता है यहाँ से। अगर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं x इज वेरी ग्रेटर देन A, ऑलराइट। तो μ0/4π तो ये रहा, यहाँ पर 2NIA अपॉन यहाँ से क्या बचा x की पावर 3, कर लीजिए रिलेट। इस रिलेशन से ही पता लगा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, x r³ यानी कि x डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या आना चाहिए x³, तो यहाँ पे भी x³, 2 हाँ 2, P क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो NIA क्या है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो NIA को इस सिमिलरिटी के साथ क्या बोल दिया गया था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और होना भी चाहिए डायपोल, कैसे, क्योंकि अगर ये गोला है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो एक तरफ का कौन सा पोल है नॉर्थ और दूसरे का कौन सा है साउथ, यानी कि एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको सिखाया था। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, डायपोल मोमेंट बोल देते हैं, इस NIA को हम लोग M बोल लिया करते हैं, राइट। तो ये अपनी पूरी कहानी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे चलती है। अच्छा मैं आपको एक स्पेशल केस ले लूँ मैं इसका, और आपको समझाऊं कि हम सही भी पढ़ रहे हैं या नहीं। तो उसमें देखो क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं इस x डिस्टेंस को छोटा करते 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 बिल्कुल यहाँ पे ले आऊँ, यानी कि मैं x को छोटा कर लूँ, तो क्या, इफ x इज वेरी स्मॉलर देन A मीन्स पॉइंट P ऑन द सेंटर, अगर हम पॉइंट P को सेंटर पर ले आए तो क्या,
यानी कि हमने x को नेगलेक्ट कर दिया, a बचा, तो यहाँ से क्या बचेगा, a क्यूब बचेगा। देखिए मैं लिखता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले वो क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो था ही, राइट। उसमें फिर साथ में क्या था यहाँ पर उसमें था 2n i की बात करूँ तो ठीक है, i तो ये है ही, और a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई a स्क्वायर। भाई एरिया को हमने चेंज कर लिया, ऐसे तो एरिया आया था ये, पाई a स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से बचता है आपके पास a क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, इसको a को बहुत बड़ा मान लिया x से कंपेरिजन में, तो x नेगलेक्ट हो गया यहाँ पे। a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल, 2 दूनी 4, पाई से पाई कट गया, और यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 हो यानी कि एक ही रिंग हो तो रिजल्ट क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। 2 यहाँ से एक a बचा, n 1 हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2a, और रियलिटी में हमने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है। भाई वही तो बात है कि अगर हम इसको यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हुआ, वो सेंटर के बिल्कुल सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो ये अपना वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। बहुत चीज़ें आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका तो हमने क्या है, पूरी स्टडी बिल्कुल सही की है। अच्छा, हम लोग ऐसा मान लें कि इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ क्या होगा, उसको भी समझ सकते हैं। वो ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसा होता है, अगर मैं इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बहुत मिनिमम, और बढ़ते यहाँ पर क्या मैक्स, और फिर क्या, फिर मिनिमम, फिर ऐसे। तो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, एट सेंटर। ये आपका -x हो गया, ये आपका +x हो गया, ऑलराइट। ये आपका ओरिजिन लोकेशन होगी, तो ओरिजिन पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। तो ये जो पूरे एंटायर टॉपिक था, ये एनसीईआरटी के सिलेबस से खैर निकाल दिया गया है, बट फिर भी सिलेबस से नहीं, मतलब बुक से निकाल दिया गया है, सिलेबस से नहीं निकाला है। क्वेश्चन इसके आते हैं, इसमें क्वेश्चन लोग बनेंगे, कॉम्पिटिटिव में तो है ही इसके क्वेश्चंस। तो इसके स्पेशल केसेस और बाकी चीज़ें हम लोग आगे यूज़ करेंगे चैप्टर्स में, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक को पढ़ाया। बच्चों आप डेरिवेशन को 1-2 बार लिख के देख लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इजीली आपको बस ये मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होगा तो आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने वाले हैं कुछ डिफरेंट मेथड्स मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के, लाइक एम्पियर्स लॉ एंड दैट ऑल, वो सारी बात हम लोग करेंगे। फिर एक न्यूमेरिकल्स पे हम लोग वीडियो करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सारी चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़ते रहिएगा, और अब रेगुलरली मैं आपको अपलोडेशन देता रहूँगा, सारी चीज़ें अपलोड करता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देते रहिएगा, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो अच्छा, और बुरा लग रहा है तो बुरा, और कुछ चीज़ अपडेट चाहते तो आप वो अपडेट लिखते रहिएगा प्लीज़, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है कि हाँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं और आप लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं सारी चीज़ें, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एम्पियर्स लॉ में। ओके।